आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का पेपर 3 जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, हमारी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें है टाइम जो कि 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 40। अब पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे जिसमें सारे ही कंपलसरी हैं, और सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेक्शन बी जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, ठीक। और सेक्शन सी जो है उसमें भी 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो हमें AB की लेंथ बतानी है। ये फिगर है हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि एक सर्कल है और ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो हमने क्या देखा, सर्कल चैप्टर में हमने टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि क्या कह रही थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप सर्कल पर टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि BD जो है और BF जो है वो दोनों ही इक्वल होंगे, और इसी तरह CD और CE भी इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन भी 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। पर क्योंकि ये पूरा 12 है और ये 4 है तो बचा हुआ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और अगर ये 8 है तो इस वजह से AFB, क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो ये भी 8 हो जाएगा। और हमें इस क्वेश्चन में AB बताना है, तो AB क्या होगा, ये 8 प्लस ये 6। सो AB इज इक्वल टू 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का ही और में है। अब इस क्वेश्चन में भी डायग्राम है हमारे पास। वो कहता है कि AB जो है वो डायामीटर है, ठीक है, सेंटर O है, और QC एक टेंजेंट है जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और साथ में एंगल CAB हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, जो कि डायग्राम में हम देख रहे हैं। अब हमें क्या क्या बताना है, CQA फाइंड करना है और CBA फाइंड करना है। तो एक बारी देखते हैं जरा CBA कहाँ पर है। तो ये हमारा CBA है और CQA यहाँ पर है। क्लियर है? तो देखो जरा, अब क्योंकि O सेंटर है तो सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस है OA, और OC भी रेडियस है, तो एक सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए OA और OC दोनों ही कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अब हमने ट्राइंगल में पढ़ा था कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर ये ट्राइंगल है, इसमें अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड जो कि कौन सी है, ये, और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो ये दोनों ही साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी। या कह लो अगर 2 साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो हमेशा कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है बात? तो इस वजह से अगर मैं देखूं तो एंगल AC और B, है ना, एंगल ACB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है? पर अगर ACB 90 होगा और ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। और इसीलिए ट्राइंगल BOC को अगर ध्यान में रखें तो BOC में OC रेडियस और OB रेडियस, तो ये इक्वल होंगे। और सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि 2 साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। तो ये 60, तो एंगल B यानी कि CB और A वो भी कितना हो जाएगा,
60 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें CBA फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। अब CQA को देखते हैं। CQA को अगर देखें तो ये यहाँ पर है और ये वाला एंगल 60 आया है, हमने अभी अभी देखा। तो लीनियर पेयर से ये बाकी का बचा हुआ एंगल दैट इज CBQ, वो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 120 हो गया। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई टेंजेंट है, जैसा कि QC आप देख पा रहे हो टेंजेंट है, और सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलाने वाली लाइन वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल OCQ जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और OCQ 90 है और ये वाला पोर्शन 60 है, तो ये जो बाहर पोर्शन है ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 है, ये 120 है और ये हमें निकालना ही था। तो आप देख सकते हो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास CBQ में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ये 30 है, ये 120 है, हमने यहाँ पर बताया। तो 120 प्लस 30 150, तो बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 30। तो यानी कि एंगल CQA कह लो या B कह लो, बात वही पड़ेगी। CQA कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमें ये दो एंगल बताने थे, हमने बता दिया। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं? इक्वल। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका d 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स मिलते ही हम कह सकते हैं कि d 0 रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ। और d कैसे निकालते थे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या होता है? b होता है x का कोफिशिएंट जो कि है 6k स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 इंटू c कितना है? कांस्टेंट टर्म दैट इज 4। तो ये 6k स्क्वायर यानी 36k स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 हो गया। 256 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो अगर इसको मैं यहाँ सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अपॉन 36। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट हम जब भी लेते हैं तो हम प्लस और माइनस का साइन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर मान लेते हैं कि 4 है, मान लो कि किसी नंबर का स्क्वायर 4 है, तो वो नंबर 2 ही थोड़ी होगा, -2 भी तो हो सकता है। इसलिए हम दोनों केस लेकर चलते हैं। यहां पर ही आप गलती करते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लस माइनस हो गया, 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16 और 36 का 6, तो ये कट रहा है 2 8 जा और ये 2 3 जा। तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस 8 अपॉन 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -6, एक AP का कॉमन डिफरेंस -6 है, तो हमें बताना है उसके A16 इज फॉर 16th टर्म और A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12th टर्म। तो 16th टर्म और 12th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? तो देखो कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक, और AP का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? A प्लस n-1 इंटू D। तो अगर इस बात का इस्तेमाल करें तो A16 क्या हो जाएगा? A16 को मैं लिख सकता हूं A प्लस
n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1d दैट इज 15d, और a12 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11d। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 15d माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो a माइनस 11d हो जाएगा। तो a से a तो कैंसिल हो गया, 15 माइनस 11 इज 4d, और d कितना था, -6 हमें गिवन था, तो ये हो गया -24। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सिलेंडर्स हैव सेम वॉल्यूम, है ना, 2 सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है और उनके हाइट का रेशियो कितना है, 1:3। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो हमें फाइंड करना है। देखो, तो हाइट का रेशियो हमें गिवन है, तो मान लेते हैं पहले सिलेंडर की हाइट है h1 और दूसरे की है h2, तो h1 और h2 का रेशियो हमें गिवन है जो कि कितना है, 1:3। अब ये 1:3 रेशियो हाइट का है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पहले की हाइट कुछ 1 इंटू एक्स यानी x हो गई, और दूसरे की हाइट 3 इंटू एक्स यानी 3x हो गई, और दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं पहले वाले की रेडियस r1 है और दूसरे की r2 है। अब क्योंकि हमें कहा गया है कि ये सिलेंडर है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि होता है पाई r²h, है ना। तो दोनों का वॉल्यूम, पहले वाले का हो जाएगा पाई, क्योंकि रेडियस r1 है तो r1² और हाइट h1, और दूसरे का पाई r2² और h2। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, रेडियस का रेशियो तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको चलो इधर ले आओ, ये r1² है और ये r2² नीचे आ गया, और दूसरी तरफ हो गया h2/h1। अब h1 h2 के बारे में हमें पता था, तो h2 कितना हो गया था, 3x, पुट कर देते हैं, तो ये हो गया, इस r1² और r2² को ऐसे लिख देता हूं पूरे का स्क्वायर, और ये हो गया 3x/x, तो x से x कैंसिल, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 3/1 का स्क्वायर रूट लोगे। अब यहां भी प्लस माइनस लगा सकते थे, पर रेडियस है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आगे। तो कितना हो गया, r1 और r2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया √3 और ये 1। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक फिगर है जो कि ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टावर को जिसकी हाइट है 20 मीटर, और बी सी उसका शेडो है ग्राउंड पर जिसकी लेंथ है 20√3। तो ए बी 20 मीटर है और बी सी 20√3 है। तो हमें बताना है कि सन का ऑल्टीट्यूड क्या होगा, कि सन क्या एंगल बना रहा होगा ग्राउंड के साथ। तो अगर हम देखें तो ये वाला एंगल फॉर्म कर रहा होगा सन। तो अब अगर इसको देखें तो इस ट्राइंगल में इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या चीज है, क्योंकि टावर है, टावर हमेशा ग्राउंड पर परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते थे, तो ए बी, और हाइपोटेनस तो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है, तो बचा हुआ बेस दैट इज बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था tan थीटा, और ए बी है 20 और बी सी कितना है 20√3। तो 20 से 20 कैंसिल, 1/√3 आ गया। अब आपको पता है tan थीटा 1/√3 कब होता है, आपने टेबल पढ़ रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, एक मैन जो है अपने सन के एज के 5 टाइम्स है, ठीक है, और दोनों के एज के स्क्वायर का सम कितना है, 2106 है। तो आपको बतानी है उनकी एजेस।
तो हमें एज पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं कुछ एज रही होगी। लेट द सन्स एज इज सम x years, और उसके फादर की है जिसको मैन कहा गया है क्वेश्चन में, तो वो कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं, चलो मानना क्या इसमें, जैसा कि कहा ही गया है कि सन की एज के 5 टाइम्स है मैन की एज, तो 5 टाइम्स कर देते हैं सीधा, है ना, 5x years। अब देखो आगे कहा गया था कि दोनों की एज के स्क्वायर का सम 2106 है, तो इसकी एज है x, तो इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे की एज है 5x, तो उसका स्क्वायर, और दोनों का सम कितना हो गया 2106। तो x स्क्वायर और 5 स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर इज 2106, तो x प्लस 25 इज 26, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया 2106 अपॉन 26, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 से 13, 2 से 10, और ये कितना बचा 5 3, ओके ठीक है, और इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 81, है ना, 13 8 जा 104 और बचा 1, तो 81 आ गया, तो x स्क्वायर 81 आ गया। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ x स्क्वायर 81 है, तो x कितना होगा √81। अब वही सवाल, प्लस माइनस ले सकते हो पर माइनस यूजफुल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो किसी की एज माइनस में नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए x प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो x जो है वो प्लस का ही 9 आ जाएगा। तो ये हो गई सन की एज जो कि 9 ईयर हो गई, ठीक है, और इसी तरह मैन की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी 5x, यानी 5 into 9 दैट इज 45 ईयर्स। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये उसी का और पार्ट है, देखो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5/2। आगे कह रहा है x कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2 और 1, तो ये दोनों वैल्यूज नहीं ले सकता। इसका कारण आप देख सकते हो कि -1/2 अगर यहाँ पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बनने का मतलब कोई भी नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, और 1 लेते तो ये 0 बन जाता है, इसलिए ये दो वैल्यूज तो नहीं ले सकता x, तो बाकी की बतानी है क्या क्या हो सकती हैं, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो जरा, एक तो तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है कि नहीं, ये वाला इसके रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं इसको कुछ भी मान लूं, मैंने कहा कि चलो ये चीज जो है y है, तो ये इसका रेसिप्रोकल यानी 1/y लिखा हुआ है, तो अगर इसके हिसाब से करें तो ये क्या बनता है y प्लस 1/y इक्वल टू 5/2, और इससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, एलसीएम लिया तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2y। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2y स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5y। तो इस 5y को इस तरफ ले आते हैं, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। इसके मैं बहुत आसानी से फैक्टर बना सकता हूँ 4 और 1 का, है ना, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करूंगा तो पहले दो में 2 कॉमन है ना, तो ये बचा y भी कॉमन है, तो बचा y -2 और इन दोनों में -1 है ना, तो ये बचा y -2। तो इन दोनों से y की 2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक 1/2। y की 2 वैल्यूज क्या रही, 2 और 1/2, पर ये y आया है, हमें x निकालना है, ठीक है। तो देखो जरा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अभी थोड़ा सा। अब मैंने अगर देखें तो y किसको माना है, x -1 अपॉन 2x + 1 को। y माना है मैंने x -1 अपॉन 2x + 1 को, और y की 2 वैल्यूज आई है, एक आई थी 1/2, पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2x + 1 और ये हो गया 2x - 2। अब देखो इधर तो 2x ही कट गया, क्या बचा 1 = -2। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि 1/2 जो है ना वो y को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर इसको नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारे लिए किसी काम की नहीं थी। चलो दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, दूसरी वैल्यू क्या आई थी, y1 आया था, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो गया 1 = x - 1 अपॉन 2x + 1। तो ये हो गया 2x + 1 और x - 1, तो इस x को इधर ले आते हैं, है ना, कितना हो गया 2x - x इज x, और इस 1 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, है ना। एक सेकेंड y की वैल्यू 2 आई थी, है ना, y की वैल्यू 2 थी, इसको करेक्ट कर देते हैं। तो देखो y कितना था 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4 + 2 और ये x - 1, तो x को जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x - x और ये -1 -2, ठीक है। तो ये हो गया 3x और ये -3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -1, तो x की ये एक ही वैल्यू आ पाएगी। क्लियर है, तो यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन बी शुरू हो गया, ये सब 3 मार्क्स के हैं, ठीक। तो इसमें हमें दिया गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एक एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म 4 है। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो ए हमें दिया हुआ है 4, और लास्ट टर्म जो कि 49 है, तो लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए एन कह लो, या कुछ लोग एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 265। सम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते थे, एस एन से, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो सम का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 फॉर्मूले हैं, जब लास्ट टर्म दिया होता है तो दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि सम जो होगा एस एन n/2 इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं, ठीक है। और एस एन क्योंकि 265 है, ये हो गया n/2 इंटू ए प्लस एल, ए था 4 और एल था 49, तो ये हो गया 53 और ये 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 265 इंटू 2 और ये 53 इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से n आ जाएगा। तो ये 53 से आप करोगे तो ये 5 टाइम्स 5 इंटू 2 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। पर हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d। तो अब an दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हैं। an का एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। an है 49, a है 4, n हमने अभी अभी निकाल लिया है दैट इज 10, और d हम फाइंड करेंगे।
तो ये 4 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 4 इज 45, 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 9d, 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू d दैट इज 5। तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था जो कि कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाइट ऑफ सिलेंडर, किस चीज की, सिलेंडर की हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड करना है। अब हाइट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया को चलो सी ए से लिख देते हैं, सी एस ए दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो है 264। किस चीज का है ये, सिलेंडर का है। तो अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। क्लियर है, अब वैल्यूज पुट करो, क्या है, रेडियस है, हाइट है 14, रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता, हाइट है 14, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 2 जा, ठीक है, और उन सबको दूसरी तरफ भेजो या तो यहीं से काट दो, 132 66 3, तो रेडियस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आ गई। अब रेडियस और हाइट इन दोनों की हेल्प से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, अब पाई की वैल्यू वही सेम 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना आया 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देता हूं, और हाइट कितनी 14 हमें गिवन थी, तो ये इससे कट रहा है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 22 इंटू 2 44 इंटू 9। ओके, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आता है। ठीक है, तो ये यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आ गया है आंसर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, हाँ 9th क्वेश्चन है ये, कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि कैसे बनाना है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल की बाउंड्री को टच करता हुआ बना है, सर्कल उसके अंदर है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है, ये मतलब होता है सर्कमस्क्राइब का। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो मान लेते हैं, चलो ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब वो क्या कह रहा है आगे, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होना चाहिए अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो चलो नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी डी, और जिस पॉइंट पे टच किया होगा उसका भी कुछ नाम रख देते हैं, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो अब वही सेम जो हमने शुरू में यूज किया था, क्या कि अगर किसी एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए मैं लिख सकता हूं ना, ए से पी और ए से एस इक्वल होगा। क्लियर है, तो ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, है ना। ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, और इसी तरीके से बी से बना हुआ ये, तो बीपी और बी क्यू ये भी इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेम सी से दो टेंजेंट बने हैं, सी क्यू और सी आर, तो ये भी इक्वल होंगे।
और सेम dr और ds भी इक्वल होंगे। इन सभी के इक्वल होने का रीजन क्या है वो आपको देना पड़ेगा, क्या कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, आप उसे यहाँ पर लिख सकते हो। अब अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से इक्वेशन है ना। चलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन है। अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड करूं तो देखना जरा क्या आएगा। लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगा, राइट साइड ऐड हो जाएगा। तो AP प्लस BP क्या बनेगा, देखो जरा। AP प्लस BP क्या बनेगा, AB बनेगा क्या, और CR प्लस DR क्या बनेगा, CR प्लस DR CD बनेगा। और इसी तरह AS और DS क्या बनेगा, AS प्लस DS AD बनेगा ना। और BQ और CQ, BQ प्लस CQ क्या बना, BC बना, जो कि कोऑर्डिनेटरल की ऑपोजिट साइड ही तो है। AB और CD ऑपोजिट साइड, इनका सम ADBC ऑपोजिट साइड, इनका सम इक्वल आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, चलो हो गया प्रूव, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड, है ना, 10th क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। 25 तो ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन कितना है, 36 है। आगे कह रहा है लेकिन मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, पहले 13 ऑब्जर्वेशन जो है उनमें से उनका मीन कितना है, 32 है। और जो बाद वाले 13 ऑब्जर्वेशन है यानी लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 39 है। तो आपको 13th टर्म जो है वो फाइंड करना है। क्लियर है, 13th ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो मीन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीन होता क्या है। तो एक तरीके से मीन क्या है हमारा, मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था हमारा मीन। क्लियर है। अब देखो अगर इस बात का इस्तेमाल करूं तो सम को क्या लिख सकता हूं, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। कोई भी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास उन सभी का सम कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उन सब के सम को मैं S25 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो उन सब का सम हो गया S25 और उनका मीन कितना था 36 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 25। तो उन सब का सम हो जाएगा ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 36 इंटू 25 कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा 900। तो मैंने देखा जो 25 ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम कितना होना है 900 होना है। चलो अब पहले 13 ऑब्जर्वेशन को मैं S13 से चलो लिख देता हूं, पहले 13 ऑब्जर्वेशन को सेम तरीका। 13 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन कुछ है 32 और 13 ऑब्जर्वेशन मतलब 13 ही टर्म्स हो गई, तो ये मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर आके। तो इसको कर सकते हैं, आ जाएगा 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39 एंड 2 41, 416 आ गया पहले 13 ऑब्जर्वेशंस का सम। क्लियर है। इसी तरह लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन को मैं S13 लास्ट लिख देता हूं, ठीक है, सम ऑफ लास्ट 13 टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूले से मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है लास्ट 13 का 39 और ऑब्जर्वेशन तो 13 ही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13 इंटू 9 117, 13 इंटू 3 39 एंड 11 50, 507 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो पहले 13 का सम यहां पर देखना, मान लो ये A1 है, A2 है और ये A13 है, A14 है और इसी तरह A25 मान लेते हैं। ये सारे 25 ऑब्जर्वेशन मेरे पास है। तो पहले 13 का सम क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक,
और बाद के 13 का सम क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। तो क्या आपने देखा है 13th टर्म 2 बार आ गया है। तो अगर मैं पहले 13th को जोड़ूं और बाद के 13 का सम निकालूं तो उसमें 13 टर्म 2 बार होगा। यानी अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद, फर्स्ट 13 और लास्ट 13 को ऐड करने के बाद सभी का सम माइनस करूं तो भी 13 टर्म एक बार बच गया होगा, क्योंकि वो इधर और इधर में 2 बार आ गया था। क्लियर है। तो इसलिए अगर मुझे 13th ऑब्जर्वेशन निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा पहले 13 का सम और लास्ट के 13 का सम में से सभी का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जो कि 25 टर्म्स का सम हो गया एक तरीके से, तो ये मुझे 13th टर्म मिल जाएगा। तो ये कितना आया था, 416 प्लस लास्ट के 13 टर्म का सम था 507 माइनस सभी का सम कितना था, 900 था। तो ये हो गया 500 and 400, 900, 16 and 7 23। तो 923 में से 900 ही माइनस कर दोगे तो 23 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा 13th टर्म है, जो कि कितना है, 23। क्लियर है। तो 13th ऑब्जर्वेशन जो है इन सभी ऑब्जर्वेशन में वो कितना होगा, 23 होगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो देखो जरा, नेक्स्ट इसी का और पार्ट है जिसमें हमें क्या पूछा गया है, मोड। तो हमें एक टेबल दे दी गई है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और उसमें हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है डेटा का। तो मोड क्या होता है, मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोड का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सभी चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो अभी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक मॉडल क्लास निकालनी पड़ती है। मॉडल क्लास कैसे आती है, जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्लास हमारी मॉडल क्लास है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 70 देखने को मिल रही है। तो ये कौन सी क्लास में आई, 30 to 40 वाले में आ गई ना। तो इसी क्लास को हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास कह देते हैं। इस क्लास को हम मॉडल क्लास कह देते हैं। अब देखो, इसी क्लास से सारी चीजें मिलने वाली है। इस क्लास की जो लोअर लिमिट है उसी को L कहते हैं, L 30 है, प्लस F1 जो है, F1 इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। क्लियर है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। तो F1 कितना आया, 70 माइनस F0 कितना है, 50, 2F1 यानी 2 इंटू 70 माइनस 50 माइनस F2 कितना है, 40 इंटू H। H क्या होता है, जो भी हमारी क्लास है उसका साइज, क्लास साइज कितना है, 10 है। तो उसको वहां पर रख लेते हैं। तो देखो जरा, ये हो गया 30 प्लस 70 माइनस 50 इज 20 अपॉन 2 इंटू 70 140, 140 माइनस 90 दैट इज 50 इंटू 10। तो ये हो गया 5 4 जा 20, तो 30 प्लस 4 दैट इज 34। तो इस टेबल के लिए जो मोड वैल्यू है वो कितनी है, 34 है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, उसको देखते हैं, समझते हैं जरा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। एक टावर है पी क्यू, उसका टॉप है क्यू, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी एक पॉइंट एक्स जो कि कहां पर है ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे एक पॉइंट है एक्स, एक्स से टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 60 डिग्री। क्लियर है? तो चलो डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने मान लिया कि टावर है जो है पी क्यू, पर इसका टॉप है क्यू और जमीन पर कोई एक पॉइंट है एक्स। एक्स से जब क्यू को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट वाई विच इज 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। एक्स से वर्टिकली 40 मीटर ऊपर है, तो एक्स से ऊपर बना देते हैं वाई, जो कि कितने मीटर ऊपर है 40 मीटर। अब आगे क्या हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ द टावर इज 45 है ना। वाई से जब टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल कुछ बनता है जो कि कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो हमें क्या क्या बताना है इसमें, अब देखो मेन तो होता है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बन गया तो आधा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ द टावर बतानी है जो कि पीक्यू है हाइट, यानी पीक्यू फाइंड करना है एक तो। ठीक है, और दूसरी चीज पी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जरा इस पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दो, आर रख दो चाहे तो। ठीक है, अब देखो एक्स वाई 40 है तो इसके पैरेलल ये है, ये भी 40 होगा। ठीक है, क्यू आर कुछ होगा, क्यू आर का कुछ भी नाम रख लो। चलो क्यू आर को मैं एच रख देता हूं। ठीक है, अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो कि राइट एंगल है मेरे पास क्यू पी एक्स। तो पहले तो इसको उठा लिया, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यू पी एक्स। तो क्यू पी एक्स को जब लेंगे तो इस एंगल के लिए ये जो चीज है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज क्यू पी। और ये पी एक्स क्योंकि फाइंड करना है इसलिए पी एक्स ले रहे हैं, तो इस एंगल के लिए बेस है पी एक्स। तो क्यू पी अपॉन पी एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा और थीटा है 60 डिग्री। क्लियर? तो क्यू पी को अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा h प्लस 40। ठीक है, h प्लस 40 अपॉन पी एक्स तो पता ही नहीं है, और 1060 हम जानते हैं टेबल से हमने पढ़ा हुआ है √3 होता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो QP की वैल्यू आ गई थी, दैट इज PX, या तो PX निकाल लो है ना, PX को इधर भेज के √3 नीचे भेज देते हैं, तो PX h प्लस 40 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो PX आ जाएगा h प्लस 40 अपॉन √3। इसको रख लेते हैं। अब डायग्राम की जरूरत है तो एक बार देख लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल में लेता हूं QRY। QRY में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर QR और RY बेस, QR अपॉन RY टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल लिया QRY जिसमें QR अपॉन RY हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस और वो होता है टेन थीटा और थीटा था 45। ठीक है, तो अब देखो जरा क्यू आर कितना है h, आर वाई किसके इक्वल है डायग्राम में पी एक्स के ही इक्वल है, तो आर वाई को तो पी एक्स ही लिख सकता हूं और क्यू आर को h लिख दूंगा। तो क्यू आर हो गया h और आर वाई हो गया पी एक्स और 1045 होता है 1। तो यहां से h ही पी एक्स बन गया। क्या बन गया, h पी एक्स बन गया। पर मैंने पी एक्स की वैल्यू तो निकाल रखी थी ना, पी एक्स कितना आया था h प्लस 40 अपॉन √3, तो यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यानी h इक्वल टू कितना आ गया, h प्लस 40 अपॉन √3 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करूं तो √3h हो गया ये,
और इस h को इधर ले आओ माइनस, तो h कॉमन लिया तो √3 - 1, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 40/√3 - 1। इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, √3 - 1, √3 + 1, तो ये a - b इंटू a + b बन गया, दैट इज a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 इज 2, तो इसको लिख देता हूँ 40 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो गया 20। ठीक है, 20 इंटू √3 + 1, ये h आया है। हमें क्या निकालना था, PQ। तो अब डायग्राम पर देखें अगर, तो PQ क्या है, h + 40 है ना, PQ तो h + 40 है, तो अगर PQ निकालना चाह रहे हैं हम, तो h में 40 ऐड कर देंगे, तो h हमने निकाल रखा है, दैट इज 20 इंटू √3 + 1। तो अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 20 √3 + 1 को 20 √3 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 + 40 कितना हो गया, 60। अब इसमें से 20 कॉमन लोगे तो ये 20 बचेगा, ये √3, 60 में से 20 कॉमन लोगे तो 3 बचेगा, तो आप कह सकते हो ये टावर की हाइट हो गई। क्लियर है। और दूसरी चीज हमें निकालनी थी px, तो ये रहा px हमने यहां पर निकाला हुआ था, इसमें h की वैल्यू पुट कर दो, px आ जाएगा। तो चलो px कितना हो जाएगा, एक तो ये आ चुका है, ठीक है, px हो जाएगा h + 40 यानी 20 इंटू √3 + 1, 20 √3 + 1 + 40/√3, तो px हो गया 20 इंटू √3, ठीक है, तो कितना हो गया, √3 से √3 तो कट ही जाना है वैसे बाद में, चलो देख लेते हैं, 20 √3 और ये +1 40, ठीक है, तो 20 + 40 60, तो अगर 20 कॉमन लोगे तो ये बचेगा √3 + 3, या एक काम करो √3 भी कॉमन ले लो, क्योंकि नीचे भी तो √3 है, वो भी काट ही देंगे, ठीक है, तो √3 कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ क्योंकि 60 था, 20 कॉमन लिया था तो 3 बचा था, और √3 भी कॉमन ले लिया तो √3 बच गया, और ये √3, तो ये इससे कट गया, तो 20 इंटू √3 + 1 जो आ गया वो px आ गया। क्लियर है, तो px भी बता दिया, pq भी बता दिया, यही बताना था। तो मेन इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, डायग्राम बनाना, डायग्राम बन गया तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है रेडियस का, और टेंजेंट बनाना है जो कि एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, यानी एंगल बना रहे हो, झुके हुए हो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। ठीक है, अब देखो इसका पहले रफ स्केच बनाऊं तो कैसा कुछ बनाऊंगा कि ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल बना लो, पहले बना लिया, फिर बाहर से कोई एक टेंजेंट बना लो, और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो, 60 का एंगल बना रहे हो, ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं हम, ऐसा वो बोल रहा है। तो क्या अगर ये सेंटर होता तो आप देखो, आप इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते तो ये राइट एंगल बनता, ये भी राइट एंगल बनता, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। ये दो तो 90 90 180 बनाए रहे हैं, तो ये दोनों भी 180 बनाएंगे, तो इसलिए ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा, है ना, ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। यानी मुझे ये पता चला सेंटर पर अगर 120 डिग्री का एंगल बनाऊं और दो टेंजेंट बनाऊं दोनों रेडियस के एंड पॉइंट से, तो वो जाकर आगे 60 डिग्री पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो यही कर देते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया
4 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये इसका सेंटर है। इस पे मैं क्या करता हूँ, 120 का एंगल बना देता हूँ। 120 का एंगल बना सकते हैं हम, यहाँ रखा, एक ये आर्क 60 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर्क 120। क्लियर है। अब यहां से टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट जो है, क्योंकि ये सेंटर था और ये रेडियस है, चलो ए भी नाम रख देते हैं। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से अगर टेंजेंट निकलेगा तो वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन यानी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 का एंगल बनना चाहिए अगर टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो देखो ये 90 बना सकते हो, 60 120 है ना। इसी तरह यहाँ भी 90 बना सकते हो, 60 120। तो ये जहां भी मिलेंगे वहां पर 60 का ही एंगल बनेगा। क्लियर है बात। तो हमें इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। पर जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपने क्या क्या किया वो आपको बताना पड़ता है, जिसको आप क्या कहते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है इसी का और वाला पार्ट। उसमें क्या कह रहा है, टेंजेंट बनाना है एक सर्कल पर जिसकी रेडियस कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां से बनाना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दो या उससे कितने भी ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, उन्हीं को कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से बनाना है जिसकी रेडियस 2.8 रहने वाली है, और साथ में लेंथ भी मेजर कर लेना और स्केल से वेरीफाई भी कर लेना। ठीक है, चलो देखो, अब देखो क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, एक 1.8 और एक 2.8। ठीक है, दोनों ही कंसेंट्रिक है, तो ये उनका सेंटर हो गया। कह रहा है कि छोटे सर्कल पर टेंजेंट बनाना है बड़े सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट से। बड़े सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लो। हम जानते हैं जिस भी पॉइंट से जिस भी सर्कल पर टेंजेंट बनाना होता है, आप क्या करते हो, उस पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन कर लेते हो, और फिर क्या करते हो, चलो इनके नाम रख देते हैं कुछ भी, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो। यहां पर रखा, आधे से ज्यादा ओपन किया कंपास को। ठीक है, ये क्या बन गया, इस लाइन AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो चाहे तो, है ना, P। अब इस P को सेंटर लेकर और P से O तक रेडियस लेकर एक दूसरा सर्कल बना। ठीक है, इस नए सर्कल ने जिस पर टेंजेंट बनाना चाहते हो उसको दो पॉइंट पर काटा होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट है, कुछ भी नाम रख दो, MN। अब जहां से टेंजेंट बनाना चाहते थे वो बस मिला दो, AM और AN। यही दो हमारे टेंजेंट है। तो समझ में आया है बनाना कैसे, और जो जो चीजें आप करते जाते हो उनको आपको मेंशन करना होता है स्टेप्स में। क्लियर है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि क्या कह रही है, अपने कार के माइलेज के बारे में कुछ बता रही है। कह रही है कि 100 कार्स का डेटा यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है, ये टेबल में हमें क्या दिया है कि माइलेज जो है 100 से 120 किलोमीटर पर चार्ज है, कितनी, 14 कार्स का। ठीक है, ऐसे ही 120 टू 40 है 24 का, 140 टू 160 है 36, और 160 टू 180 है 26 का। तो आपको बताना है कि एवरेज माइलेज क्या है हर एक कार का। तो एवरेज को ही हम मीन भी कहते हैं ना। तो मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो, माइलेज है एक तो हमारे पास, जो कि कितनी है, 100 से 120
और 120 से 140, इसी तरह 140 टू 160 एंड 160 टू 180, ये हमारी माइलेज है, ठीक है। और आगे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्स। नंबर ऑफ कार्स को आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, है ना, तो जिसको मैं FI बोल देता हूं। वो कितना है 14, 24, 36, 14, 24, 36 और 26। और यहाँ पर क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन या एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो XI क्या होता है वो समझ लो, XI होता है इस क्लास का मिड वैल्यू, क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, है ना। तो XI क्या हो जाएगा, इसका मिड वो कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इनका मिड पॉइंट 110 हो जाएगा। और इसी तरह क्योंकि 20 का गैप है तो यहाँ भी 20 का गैप आ जाएगा, 130, 150 और 170। फिर आपको क्या करना है, FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 इंटू 11 कर दोगे तो चलो 154 आ जाएगा और ये 0। इसी तरह इसको करोगे तो 13 4 जा 52, 13 2 जा 26 सॉरी 52 आना था ना, 13 4 जा 52, 13 2 जा 26 और 5 31, 15 6 जा 90 एंड 15 3 जा 45 और 9 54, 17 इंटू 6 102, 17 2 जा 34, 34 एंड 10 इज 44, ठीक है। इन सभी को ऐड कर सकते हैं हम, इन सभी को ऐड करके आ जाएगा 14,480। तो ये FI XI का सम, सिग्मा रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, सभी का सम, और FI यानी सिग्मा FI कितना हो जाएगा इन सभी का सम, जो कि हमें पहले ही बता दिया गया था 100 आना है, ठीक है। तो चलो इन वैल्यूज को वहां पर पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो सिग्मा FI XI जो कि कितना है 14,480 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये एक के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 144.8, ठीक है। इतना इस कार का, हर एक कार का एवरेज माइलेज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, इसका मीडियन क्या होगा। क्लियर है, तो अब मीडियन के लिए टेबल बनाते हैं जरा। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, माइलेज दिया था जो कि था 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160, 160 से 180, ठीक है। और कुछ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी, तो वो देख लेते हैं क्या था एक बार। 14, 24, 36 और 26, 14, 24, 36 और 26। तो जब भी मीडियन की बात करते हैं तो पहले मीडियन का फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो CF जिसको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो निकालते हैं। वो कैसे आता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखते जाते हैं। 14 प्लस 24 इज 38
38 प्लस 36 इज 74, 74 प्लस 26 इज 100, ठीक है। और ये CF की लास्ट वैल्यू जो है वो हमेशा फ्रीक्वेंसीज के टोटल सम के ही इक्वल आना चाहिए, जो कि हमें गिवन ही था 100 है, ठीक। तो अब n क्या रिप्रेजेंट करता है, n फ्रीक्वेंसीज के सम को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से n/2 कितना आ गया 50। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर जो होता है CF में, वही क्या डिसाइड करता है, मीडियन क्लास। वो क्या डिसाइड करता है, मीडियन क्लास। तो ये क्लास क्या है हमारे लिए, मीडियन क्लास है। क्लियर है। अब देखो इससे ही सारी चीजें मिलेंगी। तो L क्या होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो पुट करते हैं यहाँ पर 140 प्लस n/2 दैट इज 50, हमने निकाल ही लिया था। CF होता है जो भी मीडियन क्लास आपने निकाली है उससे पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। ये चीज हमारी CF को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो अब इसको पुट कर दो यहाँ पर 38 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही मीडियन क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 36 इनटू उसकी हाइट यानी क्लास साइज जो कि है 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 140 प्लस 50 माइनस 38 इज 12 अपॉन 36 इंटू 20, ठीक है, ठीक है। ये 20 है, ये 1/3, 20/3 कितना होता है 6.66 ही होता है ना, इस तरीके से चलते ही रहता है। तो इसको ऐड करेंगे तो 146.66, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस डेटा का मीडियन हो गया। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, ये हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम से है, ठीक है। कह रहा है कि वन डे आकाश वॉज गोइंग होम फ्रॉम मार्केट, सॉ अ कारपेंटर वर्किंग ऑन अ वुड, ठीक है, लकड़ी पे कुछ कर रहा है। ही फाउंड दैट ही इज carving out a cone of same height and same diameter from a cylinder। एक सिलेंडर से एक कोन निकाल रहा था वो, ठीक है, जब उसने देखा, और दोनों का डायमीटर और हाइट सेम है ऐसा उसने देखा। तो उसने देखा कि जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है 48। तो सिलेंडर चाहे या कोन दोनों की हाइट सेम ही है, तो h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 48 सेंटीमीटर है। और जो दोनों का रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या मांगा गया है, इसमें क्या पूछा गया है। तो जब उसने इसको देखा तो उसके माइंड में कुछ आया और उसने कहा हमें क्या करना है, आकाश की हेल्प करनी है एक तरीके से। क्या क्या निकालने में, फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी सो फॉर्म्ड। जो कोनिकल कैविटी निकली होगी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब किस चीज का, कोन का CSA। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जो कि होता है πr/l। अब L क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लैंट हाइट। तो वो तो गिवन है ही नहीं सवाल में, पर रेडियस और हाइट तो गिवन है ना। तो रेडियस और हाइट का यूज करते हुए मैं L निकाल सकता हूं। हमने पढ़ रखा है क्या कि r² प्लस h² जो होता है वो L² के ही इक्वल होता है। अब रेडियस है 14 और हाइट है 48, तो यहां से L आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 का होता है 2304, और ये दोनों को ऐड किया तो 2500 आ गया, और यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर भी वही सेम प्लस माइनस ले सकते थे, पर स्लैंट हाइट एक पॉजिटिव लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिव लेने का कोई फायदा नहीं है। तो 50 सेंटीमीटर आ गया स्लैंट हाइट। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो CSA कितना आ जाएगा, पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 14 इंटू L 50। तो 7 से कट रहा है 2 टाइम्स
50 इंटू 200 इंटू 22 इज 2200 ही हो गया, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, किस चीज का, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट करो, पाई इज 22/7, रेडियस कितना है 14 था, और हाइट कितनी है 48 है ना, तो ये इससे कट रहा है 2, तो ये हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 48 करना है ना हमें, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, और दोबारा सेम ही आ जाएगा, तो ये हो गया 4 8 4 12 8 3 11 और 1 12 3 1, तो 4 2 2 4 एरिया है इसलिए हमेशा स्क्वायर यूनिट में, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए, 14 ही क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू।